वेलकम टू द चैनल। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो कि सेल्स के लेवल पर जाकर होती है, उसमें किस तरह से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाई जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि मौजूदगी में, और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, कुछ वाटर बनता है और बहुत सारी एटीपी भी बनती है। ये सारा प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं ताकि आज के टॉपिक को समझने में आसानी हो सके। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ये जो एटीपीज बनी थी, ये किन किन स्टेप्स में किन किन जगहों पर बनी थी और ये कितनी बनी थी और इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। क्योंकि आम तौर पे कहा जाता है कि जो एटीपी है 36 बनी, कुछ कहते हैं कि 38 बनी और कुछ बुक्स में है कि 40 एटीपी इन टोटल बनती है। तो एक्चुअली 36, 38 या 40 में से कितनी एटीपी है जो कि बनी है, तो अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट अस कैलकुलेट। हम इसे खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एटीपी कितनी बनी है। ये एक एनर्जी चार्ट है, इसको फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमारे पास 2 एटीपी आ रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ भी हमारे पास 2 एटीपी। या आप नीचे ज़रा एंड प्रोडक्ट्स देखें कि टोटल 36 एटीपी ये फ्लो चार्ट दे रहा है। अब ये कैसे आया है हमारे पास फ्लो चार्ट, तो इसको हम एक एक करके ज़रा अपनी आसानी के लिए समझते हैं और एक टेबल बना के तो कैलकुलेट करते हैं बारी बारी हर एक स्टेप में बनने वाली एटीपी को और एनएडीएच को और एफएडीएच2 को भी, कि किस तरह से ये 2 एटीपीज यहाँ पे बनी, फिर 4 एटीपी इस तरफ आ गई हमारे पास, 6 एटीपी हमारे पास पायरुविक एसिड साइकिल के तौर पे आई, और क्रेब्स साइकिल में ये देखिए हमारे पास तकरीबन 18 एटीपी शो हो रही है, और उसके अलावा जो कि एनएडी से आ रही है या एफएडीएच2 से हमारे पास 4 एटीपी शो हो रही है। तो ये जो सारी यहाँ नीचे की तरफ हमारे पास एटीपीज टोटल बन के आ रही हैं, तो जब इनका नेट टोटल किया गया है ये कैसे 36 बन रही है। देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखें फ़िलहाल कि जो मेन एनर्जी सोर्स है वो एटीपी है, जो उससे कम एनर्जी सोर्स है वो NADH है, और जो सबसे कम एनर्जी देने वाला सोर्स है वो है FADH2। ठीक है, तो सबसे यानी कि जो सेल्स हैं उनके लिए फर्स्ट पोजीशन किसकी बन रही है, यानी जो उनको सेल्स को सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए, सारी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, वो कौन दे रहा है? एटीपी। तो सेल्स के लिए एटीपी इज़ एट द नंबर 1 पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे एटीपी है। सेकेंड पोजीशन पे कौन है? NADH है। अब ऐसा क्यों है, इसको भी ज़रा ध्यान से सुन लें कि जो NADH है, एक मॉलिक्यूल NADH का तकरीबन 3 ATPs प्रोवाइड करता है एक सेल को। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है वो सेकेंड एनर्जी सोर्स हमारे पास बनता है। तो क्योंकि ये रिडक्शन कर रहा है ना, रिडक्शन के दौरान ये जो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो तकरीबन 3 ATP के इक्विवेलेंट हमारे पास बन जाती है। चलें उसके बाद बात कर लेते हैं कि थर्ड पोजीशन पे कौन आता है, या थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सेल्स के लिए वो कौन सी है? वो है फ्लेविन, ये FADH2। और ये हमारे सेल्स को कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है? एक FADH2 का मॉलिक्यूल जो है वो 2 ATPs के मॉलिक्यूल को प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास। तो इन्होंने रिडक्शन करते हुए ये एटीपीज देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, इनके बीच में हमारे पास ये पूरा जो एरोबिक रेस्पिरेशन का साइकिल है वो चलता है। अब ये स्टेप ज़रा आपने याद रखना है कि एक NAD 3 ATPs दे रहा है और एक FADH2 2 ATP दे रहा है, क्योंकि इसी से आगे चल के आपको इस टेबल की समझ आएगी, जिसमें अभी हम बारी बारी एक एक करके ये सभी जो स्टेप्स हैं उनमें बनने वाली एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या क्या है हमारे पास? ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन है या पायरुवेट ऑक्सीडेशन है या एसिटाइल फॉर्मेशन है, क्रेब्स साइकिल है, और उसके बाद हम ओवरऑल रिजल्ट निकालेंगे। देखें ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी बनी थी हमारे पास? 4 ATP, और NADH हमारे पास 2 बने थे। अब क्योंकि 2 NADH मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमें 6 ATP देंगे, वो कैसे? क्योंकि एक NADH 3 ATP दे रहा है। ठीक है, तो 2 NADH कितनी ATPs प्रोड्यूस करेंगे? 2 3s are 6। तो 2 NADH जो हैं वो यहाँ पे 6 ATPs प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनको ज़रा प्लस कर लें, ग्लाइकोलिसिस में जो टोटल ATP बनी है उसको ज़रा यहाँ पे प्लस करें। देखिए 6 + 4 10,
सो 10 ATP बन गई। अब इसके बाद आ जाएं कि एसिटाइल फॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ था, 2 NADH बने थे। और 2 NADH का फिर से क्या मतलब है, कितनी ATP दे रहे हैं ये हमें हमारे सेल्स को, 6 ATP, जो अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया, 2 3s are 6, तो 2 NADH ने 6 ATP दे दी। अच्छा, इस प्रोसेस में कोई भी ATP इटसेल्फ डायरेक्ट ATP प्रोड्यूस नहीं होगी, NADH के थ्रू होगी। तो जब हम टोटल करेंगे पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के स्टेप में ATPs के बनने का, तो वो कितनी आ जाएंगी, 6 ATP। उसके बाद आ जाएंगे क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल में टोटल ATP हमारे पास टोटल नहीं, सॉरी, ओवरऑल जो है वो 2 ATP बनी है, जबकि NADH हमारे पास 6 बन रहे हैं, 6, ठीक है। और 6 NADH का बनना क्या मतलब है कि कितने ATP होंगे, 3 6 are 18, तो 18 हमारे पास ATPs के मॉलिक्यूल बनेंगे 6 NADH की वजह से। और साथ ही साथ क्रैब साइकिल में FADH भी तो बना था, कितने बने थे, FADH 2, तो एक FADH अगर 2 ATP दे रहा था तो 2 FADH हमें कितनी ATP देंगे, 2 × 2, 2 2s are 4, तो 4 ATP FADH भी दे रहा है। अब इसका आप क्रैब साइकिल का टोटल करें ज़रा, कितना बन रहा है, 2 and 18 कितने हो गए, 20 and 4 + 24। तो अब आए ज़रा ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस के टोटल पे देखें। ग्लाइकोलिसिस में टोटल ATP 10 है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में ये देखिए 6 है, और क्रैब साइकिल में 24 है। अब इन सबको ज़रा प्लस करें, 24 and 6 क्या हो गया, 30, and 30 + 10 40 ATP। अच्छा, क्या है, अगर आप सपोज करें कि ये पैसे हैं जो सेल ने कमाए हैं, तो क्या सारे पैसे बच जाएंगे, क्या कुछ पैसे इस्तेमाल नहीं होंगे? तो यानी कि जितनी ATP ये भी बनी है, इसमें से कुछ ना कुछ इस्तेमाल भी तो हो रही है ना, कुछ ना कुछ यूज़ भी हो रही है। तो देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कितनी ATP यूज़ होती है, 2 ATPs यूज़ होती हैं। तो यानी कि 10 में से अब आप अगर 2 माइनस कर दें तो हमारे पास एक नेट जो ATP आएगी वो कितनी आएगी, 10 - 2 8 ATPs। इसी तरह ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में भी 2 ATPs यूज़ हो जाएंगी, तो टोटल में से इनको आप माइनस करें ज़रा, 6 - 2 4, तो नेट ATP यहाँ पे आ गई 4। इसी तरह क्रैब साइकिल में हमारे पास कोई भी ATPs यूज़ नहीं होती, इसलिए वो एज इट इज़ 24 की 24 हमारे पास वापस आ जाती हैं। अब ये जो यूज़ हुई हैं ATPs, ज़रा इनको ओवरऑल आप देखें कितनी है, ये 2 + 2, ये 2 और ये 2, 4 ATPs ओवरऑल यूज़ हुई हैं अभी तक सभी प्रोसेसेस को मिला के। तो इन 4 को अब आपने क्या करना है, टोटल ATP में से माइनस कर देना है, क्योंकि यूज़ हो गई ना। तो टोटल ओवरऑल हमारे पास 40 ATPs थी, जिनमें से 4 माइनस कर दी, तो हमारे पास नेट ATP यानी कि जो यील्ड है हमारे पास, जिसको आप कह लेंगे प्रॉफिट बन गया, कि बना भी है और इस्तेमाल भी नहीं हुआ, तो वो कितने हो गए, 40 - 4 36, तो ये हो गई 36 ATPs। अब देखिए कुछ बुक्स में यानी कि 40 ATP भी बन रही है हमारे पास और 36 ATP भी बन रही है, और कुछ बुक्स में 38 ATPs भी कैलकुलेट करके दिखाई गई हैं, उसमें भी हम फिलहाल नहीं जा रहे। तो मतलब ये है कि अगर 36 ATP, 38 या 40 ATP कहा जा रहा है बुक्स में, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सब कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं। आप भी इन्हें खुद से दोबारा कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब इस फ्लो चार्ट में ज़रा एक दफ़ा फिर से आ जाएं। ये देखें, ग्लाइकोलिसिस में नेट ATP टोटल सारी कंजम्पशन के बाद हमारे पास आई थी 2, ठीक है। उसके बाद NADH हमारे पास, ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना बना था, 4। फिर आ जाएं पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम A के बनने में, उसमें हमारे पास NADH2 बने थे, जिन्होंने हमें 6 ATPs प्रोवाइड की। ये फिर क्रैब साइकिल में हमारे पास 6 NADs बने थे, जिन्होंने 18 ATP 18 ATPs दिए। 2 FADH के मॉलिक्यूल बने थे, जिन्होंने 4 ATP दिए, और 2 ATP डायरेक्ट भी हमारे पास क्रैब साइकिल में बनी थी। तो अब जब इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये 2 ATP, ये 2 ATP, ये 4 6 18 और 4, ये तो सारी हमारे पास जो टोटल नेट यील्ड, नेट रिजल्ट हमारे पास आया था, जिसमें यूज़ होने के बाद, सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एक फ़िक्स अमाउंट आ गई थी। वो कितनी है, 36 ATPs। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से कैलकुलेट करके, खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि किस किस स्टेप में कितनी कितनी एनर्जी बनी है। स्टेप्स आपको खुद याद रखने होंगे कि किन स्टेप्स में एनर्जी बन रही है, और वो किस फॉर्म में बन रही है, वो ATP की फॉर्म में बन रही है, या कि वो NADH की फॉर्म में बन रही है, या कि वो FADH2 की फॉर्म में बन रही है। और फिर ये भी याद आपने रखना है कि NAD हमें कितनी ATPs दे रहा है, एक NAD, और एक FAD हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ATP की फॉर्म में, ठीक है। तो चलें जी, दिस इज़ इट। आई होप कि
ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हमने कोशिश की है कि आपको आसानी से कैलकुलेट करके दिखा सकें कि किस तरह से हमारे पास ATPs जो हैं उनकी अमाउंट आ जाती है फाइनल रिजल्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें और नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।